बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो हम लोग 2 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। नए मौज़ूआत, नई स्टोरी लाइन, नई गेस्ट अप के साथ हमारे साथ आज बड़े ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद होंगे जो कि अहम मामलात पर डिस्कस भी करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। और बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है सिंध से। सिंध की आवाम के लिए अच्छी खबर है ये कि हुकूमत सिंध अब सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए कोशाएं, और इसी हवाले से अपडेट अब ये आ रही है कि रेड बस की एक नई खेप कराची पहुंच चुकी है। और अपने पैगाम में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने यह बताया है कि नई बसों का एक फ्लीट जो है वो कराची पहुंचा है। पिंक बस सर्विस, रेड बस सर्विस। अच्छा, अब रेड आ रही है। पिंक खवातीन के लिए थी, ये रेड बस सर्विस ओवरऑल लोगों के लिए आई है, पूरी आवाम के लिए। और महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध अब जल्द नए रूट्स का भी आगाज कर रही है। तो इससे पहले शहरबानो 6 जनवरी को पीपल बस सर्विस वो जो खवातीन के लिए निकाली गई थी, जी पीपल बस सर्विस की जो एक खेप है जनवरी में वो आई थी। और वैसे तो इस बस सर्विस का आगाज जो है वो 2022 में हुआ था, पीपल बस सर्विस का। तो जनवरी में जो नई खेप आई उसके बाद 10 नए रूट्स वहां पर ऐड किए गए थे और हजारों लोगों को एयर कंडीशन बसों में सफर करने का मौका मिला, सहूलत मिली। अगर कराची कभी विजिट किया हो तो वहाँ के हालात बसों के बहुत ही ख़राब होते हैं। तो अगर ये वाकई में ये सब कुछ किया जा रहा है तो जबरदस्त इकदाम किया जा रहा है और ये सर्विस ज़रूर होनी चाहिए। यह सर्विस जो है हैदराबाद तक जाएगी और दीगर शहरों तक होती हुई ये आगे बढ़ेगी। सक्खर लाड़काना से भी शुरू की जा रही है। तो अगली खबर शामिल करते हैं, वो है आलूदगी के हवाले से। तो नाज़रीन, कुदरती माहौल को आलूदा करने में प्लास्टिक पॉलीथिन बैग्स जो हैं वो सारे फहरिस्त हैं। और एक अरसे से हम ये रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, हम इसके बारे में बातें भी सुन रहे हैं कि पॉलीथिन बैग्स बहुत ख़तरनाक हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अभी तक पॉलीथिन बैग्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। और आपको बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर सेकंड में 1,60,000 और हर साल 5 ट्रिलियन पॉलीथिन या प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। ये तादाद इतनी ज्यादा है कि इसमें 7 बार जमीन को अगर लिपटा जा सकता है शहरबानो। ये बड़े खतरनाक नंबर्स हैं वैसे। और समुद्री हयात सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हम लोग प्लास्टिक का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डीजनरेट नहीं होते, ये किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होते, तो इनको फिर लोग या तो समंदरों में डंप कर देते हैं, जितना भी कूड़ा इकट्ठा किया जाता है प्लास्टिक बैग्स का। तो कोई सही तरीकाकार अपनाया नहीं जाता इसे तल्फ करने का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माहौलियाती रही है। और अब इन तमाम हकायक को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को प्लास्टिक बैग से मुतल्लिक एक फुल फ्लेज पॉलिसी बनाने का जो है वो ऑर्डर दिया है। 4 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया है। और अदालत की जानिब से कहा गया है कि जी हर डिप्टी कमिश्नर पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स इकट्ठे करने और उसे तल्फ करने के लिए पॉलिसी बनाए। तो इसके अलावा अगर आपने खिलाफ वर्जी की तो जुर्माने भी हो सकते हैं। और अजीम, हम देख रहे हैं कि हमारी भी ये प्रैक्टिस है कि हम कोशिश करते हैं अगर हमने कोई चीज़ लेके जानी है तो उसको पहले पॉलीथिन बैग में ही लपेट के बाद में किसी प्रेजेंटेबल बैग में लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन ये शहरबानो आपको पता है, आप दूध दही वाली दुकानों पे जाएं, मिलती पॉलीथिन बैग। और लाहौर में सुबह सुबह जो नाश्ते मिल रहे होते हैं गरम वो प्लास्टिक शॉपर में दे देते हैं पैक करके। प्लास्टिक का जो शॉपर है वो एक तो इतना खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए। और ये जो मिसाल दी गई है कि पूरी जमीन को लिपटा जा सकता है, मतलब हजारों साल बाद भी अगर आप एक पॉलीथिन बैग को दफन कर देते हैं, निकालते हैं, तो वो एज इट इज होता है, बिल्कुल, तो डिकम्पोज नहीं होता। तो ये कितना खतरनाक है आपकी बॉडी के अंदर। जब इसके ज़रात जाते हैं, गर्म खाना डालते हैं, तो ये खतरनाक है। तो ये एक अच्छा इकदाम किया गया है, इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगली खबर में बढ़ने से पहले मैं बताऊंगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की खबर है। पहले वीडियो देख लेते हैं। सिर्फ मैं इतना बताऊंगी कि नारे चल रहे हैं नानो अगेन के। अच्छा, नानो अगेन? यस, नानो अगेन। नानो तो वीडियो देख लेते हैं। कौन है ये नानो? आई थिंक सबको पता ही है। Nano again. 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 How many nano? So many. So cute. मैंने कहा था ना नारे सुनेंगे आप नानो अगेन के। तो हमने अपने घरों में तो इस तरह के बहुत नारे सुने हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के लिए बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि वो भी प्राउड फील कर रही होंगी, और इसलिए उन्होंने ये वीडियो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है।
और इसमें देखा ये जा सकता है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज के नवासे और नवासी हैं ये इस वीडियो में, जो नानो अगेन के नारे लगा रहे हैं। और इसमें कैप्शन भी मरियम नवाज ने शर्बानो दिया, बड़ी खूबसूरत। उन्होंने लिखा जी कि मेरे नवासे नवासियाँ लाहौर की सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान फील्ड अस्पताल देखकर पुरजोश हो गए और मुसलसल नानो अगेन के नारे लगाने लगे। वाह वाह, तो ये एक प्रोजेक्ट अच्छा इकदाम है वैसे उनकी जानिब से फील्ड दाम हॉस्पिटल तो का। अच्छा है, और नानो जो है वो नानो लगती नहीं है माशाल्लाह, बहुत यंग नानो है दिखने में। और इसके साथ साथ के बच्चे तो मासूम होते हैं ना, वो जहाँ पे देखने के उनकी खुशी की एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं अपनी नानो को देखकर। तो हम भी दुआ करते हैं कि नानो उनकी पंजाब में बेहतरीन काम करें और पंजाब की आवाम के लिए इतनी ज़बरदस्त काम करें कि सारी पंजाब ही कहें कि नानो अगेन, नानो अगेन, नानो अगेन। अच्छा, सब कह दें नानो अगेन। हाँ, सब कहें, सब लाहौरी कहें कि हमें नानो अगेन ही चाहिए। इतना ज़बरदस्त कारकर्दगी ये तो शहरबानो आपने बड़ी अच्छी दुआ दे दी है। फिर हम तो पॉजिटिव बात करेंगे ना, बेस्ट विशेस है हमारी कि आपको मौका दिया गया है, आप काम करके दिखाएं, खवातीन के लिए भी काम करें, आप मजीद करें, इतना जबरदस्त काम करें कि नानो अगेन के नारे सिर्फ आपके नवासिया नहीं बल्कि पूरा लाहौर नानो अगेन के नारे लगे। ग्रीन फील्ड अस्पतालों को देखकर ये बच्चे नारे लगा रहे थे, उनके बारे में थोड़ा बताते भी हैं कि ये पहले मरहले में 32 से ज़ायद छोटे बड़े फील्ड अस्पताल फंक्शनल किए गए इनकी जानिब से, और इसके अलावा 21 लार्ज फील्ड अस्पताल बताए जा रहे हैं जो सूबे के मुख्तलिफ अजला में इलाज की मेयारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट अच्छा है जिसपे मरियम नवाज साहिबा की फोटो है, जिस फोटो को देख के बच्चे अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपने तकमील को पहुंचे और लोगों को उनकी सेहत के लिए जो है वो आसानियां हों। अगर बीमार हैं तो आराम से जाकर वो चेक करवा सकें। हमारे जो अस्पताल है बिल्कुल जी। और अब शहरबानो आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सियासत की बात करते हैं। सियासी मंजरनामा ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं। बड़ा सियासी मंजरनामा। और वो ये कि जी इदारों से मुतालिक पीटीआई का दोहरा म्यार खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ पीटीआई मुख्तदर हलकों के सरबराहान के नाम लेकर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन पर सियासत में मुदाखलत के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसी इदारे को सियासत में घसीटने की कोशिश इस तरह से की जा रही है कि उनसे मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं और फिर अपने सियासी मसाइल का हल भी इन्हीं से कराना चाहते हैं। और इसी तरह का तर्ज़ अमल सुप्रीम कोर्ट के साथ भी है। एक तरफ तहरीक इंसाफ अदलिया मुदाखलत केस की समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सख्त अल्फाज में तनकीद भी की जा रही है। तो दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ भी मांगा जा रहा है कि इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस पर वाइट पेपर भी जारी किया गया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देने का भी कहा जा रहा है। तो ये दोहरा म्यार क्यों है, इसी पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है ज़हीम कादरी साहब। वेलकम करते हैं सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। बिल्कुल। अभी जो पीटीआई की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधली के मुतालिक वाइट पेपर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात हों, जुडिशल इंक्वायरी की जाए। आपको लगता है कि अगर कोई ये इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद कोई फैसला आता है तो वो अगर पीटीआई को पसंद ना आया तो वो एक्सेप्ट करेंगे? सबसे बड़ी बदकिस्मती ही ये है कि इस मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने कभी भी एक थंब रूल और एक लाइन को परसिस्टली जो है वो परस्यू नहीं किया। सही। अपने ही दोहरा मयार की आपने बात की, तो ये आज का किस्सा नहीं है। पीटीआई की 4.5 साल की जो मुद्दत है इक़्तिदार की, वो सिर्फ और सिर्फ दोहरे मयार पे ही कायम रही। जिस बात को उन्होंने कन्फ्रंट किया अपनी हुकूमत में आने से पहले, वही काम उन्होंने हर रोज़ किया, चाहे वो असेंबली की रेजोल्यूशन हो, चाहे वो कासिम सूरी साहब का काम हो, चाहे वो इक़्तिदार के लिए दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना हो। कभी 35 पंचेस की बात की, कभी कोई बात की, और जब वो चीज़ रिवर्ट बैक हो गई तो उन्होंने उसको रिवर्ट बैक करने वालों को यानी कि अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ उनका वतीरा नहीं है, इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही वतीरा है पिछले 75 बरस से। यही तो वो वजह है कि लोग आज इस कुमाश की जमहूरियत जो दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो आज इस मुल्क में मौजूद है, लोग डिसग्रंटल हैं। अगर 60% लोग वोट देने नहीं जाते तो इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारा काम है इस मुल्क की जमहूरियत को सही खतूत पर इस्तवार करना। वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी महज़ब मुआशरे में जमहूरियत की रूह हुआ करती है, उसको इतनी तक़वियत दे दो कि कोई भी इंट्रूडर उसमें आकर उसको डिस्टर्ब न कर सके। तो जब आप खुद ही रोज़ बरोज़ एक चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे और कन्फ्रंट करेंगे और उसके मुखालिफ बात करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई हक हासिल है कि आप दूसरों को ये कह सकें कि आप जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। कंफ्यूज नज़र क्यों आ रहे हैं पीटीआई इदारों से मुतालिक, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो? देखिए, वो हमेशा यहाँ जो भी लोग इक़्तिदार में आते रहे, उनका
नोशन यही रहा कि हमें तो इदारों की सपोर्ट हासिल है और हम जो है वो आ जाएंगे जीत के, और जब वो आ जाते हैं तो कन्फ्रंटेशन बिटवीन नवाज शरीफ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज देयर। वही काम इमरान खान साहब का कि हर चीज, क्योंकि मुख्तलिफ अनानी जो है हर चीज़ में अकेले अपने आप को समझदार समझना और हर चीज़ पर अपना हक समझना कि हम ही तमाम फैसले करेंगे। जमहूरियत तो इस चीज़ की मरहून मिन्नत हुई है ही नहीं, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। तो ये जमहूरी लोग नहीं है, ये अपने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे इनके इक़्तिदार को दवाम हासिल हो, और जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ये डिक्टेटर बन जाते हैं। तमाम वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स रहे, इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो डिक्टेटर बन जाते हैं। फिर कोई आइन, कोई कानून, जमहूरी असूल, जमहूरियत की जो असल है वो भी इनके लिए वो इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। फिर इनका इक़्तिदार इनके लिए अहमियत रखता है, और जो सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क में डीजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की। बिल्कुल ऐसी है। अभी गंदम स्कैंडल की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि इस वक्त सब लोगों की नजरें उस पर जमी हुई हैं, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इसकी तमाम जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर है, जबकि अनवारुल हक आकड़ कहते हैं कि ऐसी बात ही नहीं है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। कल जो किया गया इस मुल्क में, मेरे ख्याल में वो एक मजाक उड़ाया गया सारे इस इशू का और डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। ठीक, फूड सिक्योरिटीज़ को और एक और साहब है उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, और ये कह के हटाया गया कि इसकी हम कमीशन जो है वो इंक्वायरी करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स पर इतनी मतलब गौर से और गौर और शौक से इंक्वायरी करेगी। 85 अरब रुपए का टीका लगाया मुझे और आपको, हमारी कौम को, और उसके आने या जल्दी आने। अब कल भी शिप अगर हुकूमत ही कह रही है जी कि इनको इंपोर्ट किया था जो इंटरिम सेटअप ने, तो भाई आपने बंद क्यों नहीं कर दिया आके? आपको नहीं इल्म था कि 1.5-2 हफ्ते बाद आपके आने के बाद इस मुल्क में गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी और आपने वो गंदम खरीदनी भी है और फिर उसको चैनलाइज करके आपने स्टोर करना है, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है ना बीबी। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने कह दिए कि हमने तो नहीं किया। नहीं, उन्होंने जो कहा वो भी माशाल्लाह को इतनी सही बात नहीं फरमा रहे। अर्ज ये है कि कोई भी ऑनेस्ट डिसीजन जो कैबिनेट लेती है, अगर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो ऑनेस्ट कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पे आता है। ये डिसीजन अगर लिया गया है उस गंदम को इंपोर्ट करने का, knowingly कि you have your own crop coming around the corner, तो I think it's a collective जिसको कहते हैं आप lapse, and it has to be taken care, और फ्यूचर के लिए कुछ कर लें। 3 दफा इमरान खान साहब के जमाने में गंदम के साथ भी ये स्कैंडल हुआ और शुगर के साथ भी ये स्कैंडल हुआ। महंगी मंगवाई गई और सस्ती एक्सपोर्ट की गई और फिर महंगी मंगवाई गई। तो अगर आप में इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है यार तो आप फिर क्रिकेट खेलें। साहब, वैसे हमारे नाज़रीन को जरा सादा अल्फाज में बताएं कि ये स्कैम होता कैसे, ये हुआ क्या बेसिकली, फायदा कौन ले गया बीच में से? मिडलमैन, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कारोबारी लोग जो फ्रंटमैन है हुकूमतों के, जो फ्रंटमैन हुआ करते हैं बड़े बड़े लोगों के, जिन्होंने उनमें उसमें हिस्सेदारी होती है। अब देखें ना, बड़ी सिंपल बात है, अगर आपको इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त 50 रुपए 60 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है, तो आप बाहर से अगर उसको 30 रुपए 35 रुपए में इंपोर्ट कर रहे हैं तो भैया आपने लाके यहाँ बेच ली। जब आपको पता है कि पाकिस्तान में उसकी कीमत इस वक्त 50 रुपए और बार 75 रुपए है, और कल को आपने फिर इंपोर्ट करनी है 75 या 80 रुपए पे, तो आपको पहले अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए ना। तो आप करते क्या है कि आपको पता है कि वहाँ पे पाकिस्तान में कीमत जो है वो कम है, आपने बाहर से इंपोर्ट कर ली, महंगी इंपोर्ट डॉलर्स। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें होता है कि ज़र मुबादला का बहुत बड़ा नुकसान होता है। डॉलर्स आते हैं, बिल्कुल डॉलर्स में बाइंग सेलिंग होती है। साहब, ये इसलिए तो नहीं किया जाता कि अगर हम बाहर से और वो सेलिंग अगर सही वक्त पे हो तो आप ज्यादा डॉलर कमाएं। आप कम कमाते हैं क्योंकि आपका जो बिजनेसमैन है, उनका जो फ्रंटमैन है इन लोगों के, वो पैसे कमा रहे होते हैं खरबों रुपए, और फिर उसमें से यकीनन हिस्सा इन लोगों को भी जाता होगा। साहब, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, हुकूमत की बात करें, इनके फैसलों से जब भी नुकसान मिला अवाम को ही मिला। अब ये वाला स्कैंडल जो आप बात कर रहे हैं, अवाम को ही नुकसान मिल रहा है। बेशक नहीं है, ये नुकसान नहीं है सिर्फ बेटा,
आगे जो कल है आपका, उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन्ड हो जाएगी। अब अगर लोग इस भाव पर, यानी कि 3300 रुपए के करीब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो कल को कोई नहीं करेगा, और जो बिक रही है, जो आरती उठा रहा है 2700 2800 पे उठा रहा है। आप मुझे बताइए ना बेटा कि जिस बंदे ने 2700 2800 रुपए बेची होगी, उसके पास तो यानी कि उसको लॉस हो गया ना, तो उसके पास तो अगली दफा लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, अगली क्रॉप के लिए पैसे नहीं होंगे। गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा कुशन मौजूद नहीं है कि वो आपको फैसिलिटेट कर सके, सस्ते लोन दे सके, सस्ती खाद दे सके। अब डीएपी की आप कीमत देख लें, कहां से कहां चली गई है। और आप मजाक क्या उड़ा रहे हैं कि आपने पिछली बरस भी जो रेट रखा था वो 3900 था जी, और उस इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन को आपको इल्म नहीं है कि क्या हुआ पिछले 1 साल में। आपने फिर इस दफा वही 3900 का रेट रख दिया फार्मर के लिए, और वो दे कोई नहीं रहा उनको। ज़हीम साहब, किसान तो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये रोटी सस्ती बेचना चाह रहे हैं, तो लिहाजा उस हवाले से भी हिकमत अमली है कि गंदम पड़ी जब ये और किसानों की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ जी, तो फिर क्या हम ऐसा खतरा देख सकते हैं? अब आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो चीज़ मॉडल देखा जा रहा है और सुना जा रहा है और लोग जिस पे स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये कि तमाम तर उनके जो ज़राए हैं वो लगा रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। और ये इकोनॉमिस्ट और थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अगले 10 से 15 बरस पूरी दुनिया में फूड स्कैसिटी का एक बहुत बड़ा तूफान है। जिस मुल्क में एग्रीकल्चर जो है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज जो है उनमें ये ताकत होगी कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और लोगों को खाना दे सके। हम दूसरी तरफ चले हुए, हम पता नहीं कौन है यार, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अब देखें ना, सस्ती रोटी दे के आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ अपनी विंडो ड्रेसिंग करनी है। सस्ता तंदूर सस्ती रोटी, आगे 29 अरब रुपए का नुकसान किया था शहबाज शरीफ साहब ने सस्ते तंदूरों में रोटियों में एक दफा, और फिर खुद माना था कि ये इतने पैसे जो है हमारे जाया हो गए क्योंकि लोग पिलफ्रिज हो गई है, लोग लेके खा गए हैं। तो अब आप देखें, फॉर गॉड सेक पॉलिसीज को फॉलो करें, साइकिल्स जो बने हुए उनको फॉलो करें, उनको आप डिस्टर्ब करेंगे फॉर योर इंटरेस्ट, अपने किसी मोहसिन को फायदा पहुंचाने के लिए और अपने किसी डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए, तो यही उसका फॉल बैक। जैसे आपने कहा 25 अरब का नुकसान हो गया, आपने कहा 29 अरब गालिब वो पहले नुकसान किया, तो इतने इनकॉम्पिटेंट है ये। यकीनन इनकॉम्पिटेंस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मुल्क की। राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। और वो लोग आप असेंबलियों में चले जाए, मैं कहता खुद लोग कहेंगे कि ये पता नहीं किस कुमाश का आदमी क्या सोच रहा है। आप असेंबलियों में जाएं तो सही बीबी, वहां पे तो गुफ्तगू नहीं करने वाला कोई, इल्म ही नहीं है कुछ। सैड। जो ब्यूरोक्रेसी कह देती है मक्खी पे मक्खी मारते चले जा रहे हैं, अपनी इतनी भी कॉम्पिटेंस नहीं है कि समझ के सही फैसला कर सके। तो हमारे पास जात बरादरी वाला ही वोट है, फिर क्या है फिर हमारे पास? भाई बिरयानी के डब्बे का वोट है ना भाई, जात बिरादरी का वोट है। तो यही वजह है कि जमहूरियत के रिजॉल्व इस मुल्क को नहीं मिल सके। अगर जमहूरियत प्रॉपर एक जमहूरियत का एक भी की मोडालिटी मौजूद ना हो तो जमहूरियत नहीं होती। अगर जमहूरियत इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीकेट हुई होती इस मुल्क में तो उसके रिजॉल्व इस मुल्क को मिले होते हैं ना, क्यों नहीं मिले? अपनी मईशत की जब बात करते हैं, मोरलेस हमारे एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, टाइम स्पैन के बाद डिस्कस होना शुरू हो जाता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के बारे में। पीआईए है, पाकिस्तान स्टील मिल है कि सफ़ेद हाथी पाले में इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। अब इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है वो चाहती है कि वो किसी प्राइवेट बिजनेस ऑनर्स को सेल करना चाहते हैं, लेकिन हम मेरा राय इसमें मुख्तलिफ है। देखिए, हुकूमत का काम कारोबार करना कभी नहीं होता, और ये जो प्राइवेट एंटिटीज अब इस वक्त पीआईए का जो हाल है, और बिलावल साहब ने ही किया है कि 700 के करीब 400 कुछ के करीब कैलकुलेशन होती है पर एयरक्राफ्ट आपके एम्प्लॉइज की, सही एयरलाइन की, या 900 है जो पीपल्स यूनिटी ने भर्ती कर करके वहां पे तबाही मचाई हुई है। पीआईए की बात करें ना, हाँ, पीपल्स पार्टी ने किया है सब कुछ, तबाही मचा दी उन्होंने पीआईए की। 900 के करीब उन्होंने जो है मुलाजिमीन ने पर प्लेन, तो वो यू आर नॉट अ वायबल प्रोपोजिशन एनीमोर। अब आप अगर ये करेंगे तो एक स्टेट ओन्ड एंटिटी के साथ, तो फिर यकीनन वो तो लॉस में जाएगी ना। ये वो पीआईए है जिसने एमिरेट्स बनाई थी, ये वो पीआईए है जो दुनिया की पहली 5 बड़ी एयरलाइंस में आ चुकी थी अपनी सर्विसेज की वजह से, लेकिन आपने उसको लूट के खा के इंडक्ट करके अपने जालों को आपने तबाही मचा दी उस एयरलाइन की, और आज वो इस काबिल भी नहीं, फटी हुई सीटें होती हैं, लोग चढ़ना पसंद नहीं करते। जहाज की हालत इंतजार क्या है, और आपको लोग माजरत से तेल नहीं देते जब आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, कई दफा तो कैश पे जाके पेट्रोल लेना पड़ता है आपको अपने एयरक्राफ्ट के लिए। तो अर्ज सिर्फ ये है कि ये जुल्म आपने ही किए हैं बिलावल साहब, आपको थोड़ा सा हैव हार्ट। और अगर ये एक एंटिटी किसी के पास जा रही है और उम्मीद है कि ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, और मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि प्राइवेटाइजेशन बड़ी साफ शफाफ
और एप्लीकेबल होनी चाहिए ताकि उसके रिजॉल्व जो और ये इस वाकई सफेद हाथी Clear बन होने चुके हैं, चाहिए। इनके फवायद और हम बिलियंस ऑफ रुपीस जो जाया कर रहे हैं इन एंटिटीज पे, तो हमें इसको बंद करना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टर आए, उसको अपनी मेहनत से चलाए, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट Exactly. तो जब वो इन्वेस्टमेंट के साथ इसको चलाएगा तो ये यकीनन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। बन जाएगी बड़ी बिल्कुल जल्दी। सही कादिर साहब, दुआ गो है कि ये हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने इतना ज़बरदस्त मशवरा दिया, और भी बड़े मतलब अहले अकल लोग बैठे होते हैं, मईशत की बात करें, माहिर मईशत बहुत ज़बरदस्त मशवरे देते हैं, लेकिन पता नहीं हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं वो इन पर अमल क्यों नहीं करते, या उनको कोई मशवरा देने वाला नहीं है। नाजरीन, आज पाकिस्तान की खलाई तारीख का हम अगर कहें कि ये अहम दिन है तो ये गलत नहीं है। आज तारीख रकम होने जा रही है और स्पेस जर्नी में पाकिस्तान की अहम पेशरफ्त की हम बात करते हैं तो आज इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट दिन है कि पाकिस्तान खलाई तहकीक के मैदान में संगे मील तय करने जा रहा है, और वो इस तरह से कि पाकिस्तान का तारीख़ी सैटेलाइट मिशन ICube-Q, जो कि चाइना के कमरी मिशन चैंग E6 के साथ इसे मुंसलिक किया गया है। ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में और इसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चंद लम्हों का सिर्फ इंतज़ार है, थोड़ी देर बाद, यानी कि जो वक्त हमें बताया गया है, ज़राए ने बताया है कि 12:50 पर ये स्पेस मिशन रवाना होगा और ICube-Q की जो लॉन्च है इसको वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लूनर मिशन की जब हम बात करते हैं तो उसकी तारीख में पहली बार चांद के इंतहाई जनूबी हिस्से से मालूमात लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये मिशन और क्या क्या करने जा रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमारे बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं ICube-Q की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद साहब और डॉक्टर रेहान महमूद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। सबसे पहले पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस चंद लम्हे ही बाकी हैं। ये मिशन पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? ये मिशन की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है हमारी तरफ से। तो ये सैटेलाइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2 साल पहले इनिशिएट हुआ था, सो अब तक चलते हुए अपनी तमाम ट्रेनिंग के मराइल से गुजरते हुए, तमाम टेस्टिंग के मराइल से गुजरने के बाद ये अब जाके लॉन्च व्हीकल के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। तो लॉन्च की तैयारी यानी हमारे एंड से, हमारे इंस्टीट्यूट के एंड से, लैब के एंड से बिल्कुल मुकम्मल है। अब बस आज लॉन्च का इंतज़ार है कि इंशाल्लाह टाइमली ये लॉन्च हो जाए ताकि हमारे ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ये अपने जो मिशन है यानी चांद के गिर्द ऑर्बिट करना, वहाँ तक। डॉक्टर साहब, बड़ा तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की स्पेस हिस्ट्री। जब भी जिक्र होगी, इसका जिक्र किया जाएगा तो यकीनन इस दिन को याद किया जाएगा। ये बताइएगा कि मिशन भेजने का बुनियादी मकसद क्या है, ये क्या फंक्शन है इसका, और सैटेलाइट मिशन कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? सैटेलाइट के अंदर बेसिकली जो इसका मकसद है, टेक्निकी मकसद, वो तो चांद की जो सतह है उसकी तस्वीरें लेना है। तो इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास लगे हुए हैं जिसके ज़रिए हम चांद के सरफेस, मून के सरफेस की हम मुख्तलिफ तस्वीर ले सकते हैं। और लॉन्च की जहाँ तक आपने बात की, तो ये सैटेलाइट के ये मिशन चाइना का जो चैंग E6 मिशन है उसके साथ ही चाइना से लॉन्च हो रहा है। चाइना में हाइनान एक जगह है जहाँ उनका लॉन्च, वहाँ से ये लॉन्च होगा। ठीक है, हमें ये बताइएगा कि इस सैटेलाइट मिशन से स्पेसिफिकली पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? जो हमारा मिशन है, हमारी सैटेलाइट, इसने तो क्योंकि मून के गिर्द ऑर्बिट करना है, तो हमने वहाँ से इमेजेस कलेक्ट करने, इमेजेस लेने हैं। उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डेटा या कुछ और जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करके यहाँ भेजनी है। जो चाइना का अपना पर्टिकुलरली मिशन है, उसने मून के सरफेस पे लैंड भी होना है और वहाँ से सॉइल और रॉक्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं। सो एज फार एज ICube-Q इज कंसर्न्ड, it's just a satellite that will orbit the moon and get some useful information. उसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये हो सकती है जो हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं जी, कि जो मून की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बहुत वीक है और वो सही। प्रॉपरली नोन नहीं है जैसे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने इसमें बहुत कुछ सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स लगाए हैं, क्योंकि जब ये ऑर्बिट करेगा मून को, तो वी विल सेंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मून, और वो डेटा भी हमें जब ये कलेक्ट करेगा तो हमारे डाउनलोड सेंटर या डेटा सेंटर में भेजेगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मून की मैग्नेटिक फील्ड का एक मैप हमें उम्मीद है आएगा। तो उससे फ्यूचर में जो भी कोई मिशंस होंगे या कोई ऐसी चीज होती है कि चांद पर कोई लैंड करता है रोवर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड मैप की वजह से उसको बहुत हेल्प मिल सकती है।
चलिए सर, हमारी तो दुआ है कि ये मिशन कामयाब हो। ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कोई इसके बाद बड़ा मिशन तैयार किया जा रहा है, रिसर्च का दायरा कार वसी किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी या इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस अगर उसमें ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आईएसटी में ऑलरेडी इस तरह के स्पेस प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और हम प्रोग्रेसिव हैं इस मामले में। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, तो हमारा ऑलरेडी एक मिशन पाइपलाइन में है जिस पे हम काम कर रहे हैं, iCubeN। वो भी एक छोटी सैटेलाइट है और उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 साल में वो भी लॉन्च होगी। इसके अलावा हम फ्यूचर में भी देख रहे हैं कि जिस तरह के डीप स्पेस, असल में स्पेस और डीप स्पेस में ये फर्क है कि स्पेस की चीज बनाना शायद कोई मिशन थोड़ा सा आसान हो, लेकिन डीप स्पेस के लिए जब हम कोई सैटेलाइट या कोई प्रोब बनाते हैं, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। क्योंकि जो अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए या बहुत ज्यादा हॉट होगा, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के एटलीस्ट इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन मिशंस में डीप स्पेस में कुछ और भी ऐड करें। जैसे कि मे बी इंडिया ने जैसे सन पे एक प्रोब भेजी थी कुछ डेटा एक्सेस करने के लिए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हम भी कुछ ऐसे डीप स्पेस मिशंस जो है वो बनाएंगे और पाइपलाइन में भी हैं कि जल्दी आप कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ सुनेंगे और आपको अंदाजा होगा कि स्पेस रेस में पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं है। एक तो हमारी स्पेस एजेंसी है माशाल्लाह, वो तो हर एस्पेक्ट में एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन एजुकेशनल लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल पे भी स्टूडेंट्स और हम रिसर्चर्स मिलके हम भी उस चीज को और ज्यादा आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर ट्रेनिंग, थोड़ा सा एंथुजियाज्म और थोड़ी सी रिसोर्सेज के साथ हम वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं जो बाकी लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ भी अचीव नहीं कर सकते। बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे नहीं रहेगा और इस मामले में भी इंशाल्लाह आगे निकलेगा। तो पाकिस्तान की अगर हम स्पेस रिसर्च की बात करें तो इसका जो आगाज़ हुआ था वो 1962 में हुआ था। अब इसके 15 माह बाद हमने देखा कि भारत ने खलाई सफ़र शुरू किया। भारत कहाँ पहुँच गया है, हम इतना डिले का शिकार क्यों रहे? ये बात तो कोई आपको थिंक टैंक ही बता सकते हैं, लेकिन एक जनरल असेसमेंट आपको बता सकता हूँ जो बड़ी लॉजिकल है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान जीडीपी देखें तो हमारा स्पेस प्रोग्राम कहीं भी लैग का शिकार नहीं है। 1962 में जब स्पार्को बनी या 61 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी बहुत सा काम इस पे किया। असल में ना स्पेस की डेवलपमेंट जो है ना वो एक एक्सपेंसिव बिजनेस है, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव बिजनेस का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ेंगी, तब ही हम स्पेस में या स्पेस प्रोग्राम में एडवांसमेंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देखें या सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो उससे रिलेटिवली शायद हम कहीं पीछे भी नहीं हैं और हम उसको लैग करना भी नहीं कह सकते। इट इज अप टू ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन पाकिस्तान की, हम उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हुए हैं। और मजीद मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि रिसेंटली पाकिस्तान की स्पेस पॉलिसी जो है वो भी ड्राफ्ट हो चुकी है, बल्कि पब्लिश हो चुकी है। और उसमें बहुत सी कंपनीज या प्राइवेट लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि कम फॉरवर्ड, कोलैबोरेट विद स्पार्को टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अच्छा सर, चीज़ें यकीनन बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी चूंकि लॉन्च होने में कुछ ही लम्हे बाकी हैं ये मिशन, तो कंट्रोल रूम में इस वक्त कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा जोशो खरोश है, कैसी एक्साइटमेंट पाई जा रही है? यकीनन ये लम्हात भी और ये मनाजिर भी देखने लायक होते हैं। अभी तो बल्कि हम लोग भी बाहर यही देख रहे हैं कि काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है। तो बस सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी बेसब्री से बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में भी एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हैं, बल्कि और गेस्ट वगैरह भी मुख्तलिफ आए हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं। सो ओवरऑल एक बड़ी गहमा गहमी है और बस इसी चीज़ का इंतज़ार है कि जो हमें कुछ अपडेट मिल रही है, थोड़ा सा लॉन्च में भी थोड़ा सा टाइम अगर आगे भी हो जाता है कुछ वेदर की वजह से, लेकिन अभी हम वही वाली चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सो इस इंटरव्यू के बाद भी हम लोग सीधा उधर ही कंट्रोल रूम की तरफ बिल्कुल। जैसा मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि एक एग्जाम की किसी बच्चे ने या स्टूडेंट ने बहुत देर प्रिपरेशन की हो और एग्जाम भी दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट आने वाला हो, तो तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। लेकिन हमें उम्मीद उस एग्जाम में ये है कि वी विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो
हमारी एक्साइटमेंट या जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी एक्साइटमेंट का आप अंदाजा कर नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वंस द लॉन्च व्हीकल विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, तो मेरा ख्याल में उनकी जो भी एक्शंस हैं वो बयान नहीं किए जा सकते क्योंकि वो एक्शन। बिल्कुल तो ऐसे मुझे ही है। उम्मीद है कि ये सब कुछ अभी सक्सेसफुल रहेगा और हमें इससे जो भी डेटा मिलेगा वो पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर के लिए, स्पेस प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ जब अभी देखेंगी कि स्टूडेंट्स कैसे एक्साइटेड हैं और वो कैसे प्राउड फील करते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ IST एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम इंशाल्लाह। एंड आल्सो दे आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानीज कि एटलीस्ट उनको इस तरह की पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान का सिटीजन या स्टूडेंट होते हुए उन्होंने ये चीज़ देखी, उनके एक इंस्टीट्यूट ने बनाई। ये वैसा प्राउड मोमेंट है सारे पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आपको, और हम लोग स्टूडियोज में बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग भी बहुत कि excited हैं वाकई। जल्दी से ये सारा सिलसिला हो और शहरबानो पाकिस्तान का नाम रोशन करे मजीद। इंशाल्लाह। और वो काउंटडाउन बड़ा देखने वाला होता है, बड़ा एक्साइटेड होते हैं वो बहुत जब काउंटडाउन excited, चलता है ना, जब exactly। मिशन लॉन्च होना शुरू होता है। तो डॉक्टर खुरम, डॉक्टर रेहान, बहुत बेस्ट शुक्रिया आप विशेस दोनों हमारे का। आपके साथ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गंदम स्कैंडल की। तो ये मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ गया है। तहकीकाती कमेटियों को तफसीलात मिलना शुरू हो चुकी हैं और इसमें होश रुबा और हैरान कुन इंकिशाफात भी सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क में गंदम का शॉर्टफॉल 13 लाख टन था। निगरान हुकूमत के दौर में भी निजी शोबे को गंदम इंपोर्ट की खुली छूट दी गई और ज़रूरत से ज़्यादा तकरीबन 24 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई है, जिससे 300 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मगर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने ये दावा किया है कि गंदम की इंपोर्ट में निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरी जानिब गंदम की खरीदारी ना किए जाने पर पंजाब भर में किसान सड़कों पर आएंगे। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में किसान कम कीमतों पर गंदम बेचने पर मजबूर हैं। किसानों की जानिब से आज से तमाम बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में फ्लावर मिल और फीड और सीड मिल्स ने हुकूमत की ओपन पॉलिसी का फायदा उठाते हुए 2800 रुपए में फी मन धड़ाधड़ गंदम देना शुरू कर दी है। तो इसी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गंदम खरीदारी का मामला अब आपके भी सामने संगीन से संगीन तर होता जा रहा है दिन ब दिन, और पंजाब भर में किसान सरापा एहतजाज हैं। तो इस मामले का अभी तक हल क्यों नहीं हो रहा, रुकावट कहाँ पे है? नहीं, बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब और शहरबानो, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं एक्चुअली इशू ये है कि इस वक्त तो ज़बान ज़द आम है कि इतनी जो वीट की फ्लडिंग हो गई जिसकी वजह से ये सूरत हाल यहाँ पर डेवलप हुई है कि जो इंटरम गवर्नमेंट थी उस दौर में एक जब हमारे मुल्क में भी गंदम जो उसकी पैदावार ठीक थी और लोग ग्रो कर रहे थे, और साथ ही साथ इसकी इंपोर्ट जो तकरीबन 30 से 35 लाख मेट्रिक टन जो उसकी इंपोर्ट की गई है, उस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जिसकी रिपोर्ट बस आने को ही है, लगता है कि 2-1 दिन में पब्लिक कर दी जाएगी। तो ये खैर ये तो एक इसकी बैकग्राउंड है, मगर इस पर कतई मैं ये कह के हम अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं कह सकते। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सूरत में उसने किसान जिसने अपनी बेपनाह मेहनत के साथ दाना उगाता है और हमारे जो बेसिक नीड है उसको पूरी करता है, हमने उसको किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ना। गवर्नमेंट के पास प्लान मौजूद है, हम उनको हर सूरत में उनको अपने साथ लेके चलेंगे। सही, ठीक है बिलाल साहब, मुल्क में 13 लाख टन गंदम की किल्लत थी, मगर गलत तहमीने से 24 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली गई। अब हुकूमत की गलती है, किसानों का इसमें कोई कसूर नहीं, तो इसकी सजा किसान भाई क्यों भुगते? ये अभी तक डिटरमिन होना है कि गलती किसकी है। मैं इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि जी इसमें गवर्नमेंट की गलती थी या किसकी गलती थी। ये तो भी चीज़ें जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, उसमें जब उनकी फाइंडिंग आएगी उसके बाद मैं ये कह सकूँगा, अभी मैं नहीं कह सकूँगा। मैं 1-2 दिन इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार ज़रूर करना होगा बिलाल यासीन साहब, लेकिन मामला ये है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत के बावजूद पंजाब हुकूमत गंदम नहीं ख़रीद रही है। और तो ये हम जानना चाहते हैं कि गंदम क्यों नहीं ख़रीदी जा रही और कब तक गंदम ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है? जो है अभी थोड़ा सा जो हमारी जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी अभी नहीं आई। इसमें एक्चुअली जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका जो डिपार्टमेंट पास्को है उसने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टारगेट है इनहांस कर दिए हैं। पहले 10 लाख लेनी थी, उसके बाद 14 लाख हुई, अब 18 लाख मेट्रिक टन लेने जा रहे हैं। तो अभी कुछ इश्यूज़ भी हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जब हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं कि तो ये मई है और मई में आम तौर पे 50 के करीब टेम्परेचर हुआ करता था, तो आज
जो अनकॉल्ड फॉर जो रेनी सीज़न है वो भी हमारे सर पे है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो फूड डिपार्टमेंट है उसके एक सेट पैटर्न है कि उसने किसी सूरत भी 10% मॉइस्चर से ऊपर उसने प्रिक्योरमेंट नहीं करनी होती, और इसमें जो फील्ड में जो मॉइस्चर का जो लेवल जो हमें कोड हो रहा है वो 16% 17% है। ये भी एक मुश्किल है कि हम किसी सूरत में भी 3900 रुपीज़ पर 40 kg पानी का तो नहीं दे सकते, मगर ये एक साइड एक इशू है। इसके अलावा भी मैंने आपको कहा है कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसी इसकी रिपोर्ट आती है, आने वाले दिनों में हम इसकी जो हमारे पास किसान जो छोटा किसान है उसको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको हर सूरत में उनकी प्रिक्योरमेंट भी करेंगे, और साथ ही साथ हमारे पास एक प्लान मौजूद है कि हमें पता है कि किसान वो हिट हुआ है, और ये हमें तो 2 महीने से कम का अरसा हुआ है गवर्नमेंट को आए हुए, तो हमने उनके लिए एक प्लान चेकआउट ठीक है। ये तो हिकमत अमली आपकी जानिब से की जा रही है, लेकिन किसानों की बात आपने सामने कहा है कि अगर हमारे मुतालिबात ना सुने गए तो ख़ानदानों के साथ हम एहतजाज करेंगे, शाहराहों पर आकर मवेशियों के साथ भी। तो हुकूमत की क्या हिकमत अमली है इस सारे मामले से निपटने के लिए? ना थोड़ी है, वो हमारे अपने हैं, हमने उनके साथ बातचीत हमेशा हमारा राब्ता रहता है, उनका एहतराम है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनमें वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है। हाँ, हमें इस चीज़ पे ज़रूर एतराज़ है कि जो किसानों की आड़ में जो पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं उनके साथ कानून अपना रास्ता लेगा। बाकी किसानों की हद तक हमें कोई इशू नहीं है, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस भी करेंगे, उनके साथ बैठे हैं, दोबारा भी बार बार भी बैठना पड़ेगा, बैठेंगे और उनको लाएंगे। गवर्नमेंट हर सूरत में उनको इस मुश्किल घड़ी में। बिलाल यासीन साहब, ये भी बताइएगा कि अगर ये मामला हल नहीं होता और किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करते तो मुल्क में तो गंदम और आटे का शदीद बहरान पैदा हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कि खुदा ना खास्ता तो बिल्कुल इसी पे जोर रखें, आप यकीन रखें कि ना इस तरह के हालात रहेंगे और किसान इंशाल्लाह गंदम उगाएगा भी, और किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं आएगा, आप फिक्र नहीं करें आप। चलें, उम्मीद करते हैं कि किसी के लिए ये टेंशन का बायस ना बने। बहुत शुक्रिया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये गंदम वाले मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की है। तो कह रहे हैं कि मामलात को देख रहे हैं, किसान भाइयों का भी ख्याल रखेंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब सेहत की बात करते हैं नाजरीन। डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी कि जहनी तनाव एक ऐसी पेचीदा जहनी मर्ज़ है, और अक्सर लोग समझते हैं कि इसकी अलामात भी सिर्फ इंसानी दिमाग पर ही असरअंदाज होती है, मगर हकीकत यह है कि ये डिप्रेशन हमारे जहन के साथ साथ हमारे जिस्म को भी मुतासर करता है, और इसके असरात हमारी स्किन पर भी नज़र आते हैं। चेहरे पर कील महासे, आंखों के गिर्द से हल्के, जल्द का खुश्क होना, झुर्रियाँ, नाखूनों का टूटना या बालों का गिरना, ये वो चंद असरात हैं जिनकी वजह डिप्रेशन या जहनी तनाव बनता है। तो इन मसाइल का हल जानने के लिए हमने दावत दी है माहिर इमराज़ जल्द डॉक्टर किंजा आफ्ताब को। कंजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये वाकई जो अजीम बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी आपकी स्किन पर भी असरअंदाज होती है, तो ऐसा है? जी बिल्कुल, एंजाइटी और डिप्रेशन आपकी स्किन पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है, और स्ट्रेस की डिफरेंट आती हैं, ज़ाहिर होती हैं डिफरेंट अलामात। जैसे अभी अजीम ने बात की है कि सबसे पहले जो है एक्नी का प्रॉब्लम। एक्नी से क्या होता है कि आप जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपका ऑयल प्रोडक्शन स्किन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाकायदा पिंपल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और उसके बाद वो दाग धब्बे और छाइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। इसके अलावा अब एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। आप देखें कि अगर एक बंदा मुसलसल स्ट्रेस में है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आना, रिंकलिंग का होना और स्किन के डैमेज होना बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है। अगर इंसान ने 10 साल बाद बूढ़ा होना था तो वो 10 साल पहले ही बूढ़ा हो जाता है। सही बात। मुझे कहा जाता है कि गम आपको खा जाता है। गम आपको खा जाता है, और इसी तरह से खुशी आपको यंग जवान कर रखती है, जैसे उनके आने से आ जाती है चेहरे पर रौनक। तो ये बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। तो जितना आप खुद को खुश रखेंगे उतना यंग रहेंगे, जितना, और खुशी का आजकल खुश रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ बहुत सिंपल टिप्स होते हैं, वो छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिससे आप अपने चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जिससे आप देर पर यंग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज से आपकी सबसे अच्छी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। आप बहुत लंबी एक्सरसाइज ना करें, आप घंटे की वॉक ना करें, जस्ट 7 मिनट्स वर्कआउट। और मैं भी सिर्फ 7 मिनट्स वर्कआउट करती हूँ, और आपके उस 7 मिनट्स में ही आपके इतनी 7 मिनट्स वर्कआउट, 7 मिनट वॉक नहीं, 7 मिनट्स इट्स अ प्रॉपर वर्कआउट। इसमें 1 मिनट की ईच एक्सरसाइज है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, 7 मिनट्स वर्कआउट सर्च करेंगे, उसमें 1 मिनट की एक एक्सरसाइज है। तो जैसे ही वो आप करेंगे तो एंड पे आपके पूरे फुल आप स्वेटिंग में शराबूर होंगे, सांस फूला हुआ होगा। इट्स अ कंप्लीट एरोबिक। यस,
7 मिनट्स में। और डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइजेज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे, ऑफिस घर में, बेडरूम में, हाँ, कहीं पे भी, सही। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है पार्क्स जाने का, Exactly. ग्राउंड्स में जाने का, तो आप घर में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, टीवी के सामने कर सकते हैं, या मोबाइल से थोड़ी सी नजरें हटा के थोड़ा सा उठ के टीवी लाउंज में खड़े हो जाएं और 7 मिनट्स में अपनी डॉक्टर साहब एक्सरसाइज। आजकल हमारी लाइफ जितनी फास्ट हो गई है और स्पेशली हम अगर स्पेसिफिकली अपनी जॉब की बात करें तो दिखने में बहुत आसान लगता है, पर इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको अपने सारे जिंदगी के ज़ाती मसाइल को भुला के स्क्रीन पे फ्रेश दिखना है। तो हम जैसे लोगों को जिनकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है एट द सेम टाइम, कैसे हम लोग खुश भी रहें, हमारी स्किन भी फ्रेश नजर आए और डार्क सर्कल्स ज़्यादातर। जी बिल्कुल, 2 चीज़ें जो आज तक की रिसर्च कहती है कि 2 चीज़ें आपको यंग रखती हैं। एक तो एक्सरसाइज जो हमने पहले बात कर ली है, और दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है या तो आप नमाज पढ़ेंगे, या फिर आप योगा करेंगे, या फिर आप बस एक नुक्ते पे निगाह रख के 2 मिनट बैठ जाएं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर शराबा ना हो, और अपने जहन को खाली रखें। ये अपने आपको रिचार्ज करने के लिए, आपकी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए, आपको हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मी टाइम दें, 10 मिनट का ही दें, लेकिन ज़रूर दें। और दूसरा एक्सरसाइज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी ये जितने भी स्पेसिफिकली तरीक़ाकार बताए जाते हैं अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए, स्किन अच्छी रखने के लिए, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम, योगा, एक्सरसाइज, बेसिकली ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं फॉलो किस लिए किए जाते हैं कि आप अपना थॉट प्रोसेस रोक सकें कुछ देर के लिए? एग्जैक्टली, थॉट प्रोसेस ऐसे होता है कि जैसे एक मशीनरी है ना, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वो मुसलसल चल रही है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, या उसको कुछ ग्रीजिंग की ज़रूरत है हल्का सा। तो जैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस जैसे चलता रहता है, तो उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी इकट्ठी होती रहती है, और वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमारी अपनी नेगेटिविटी हो, हम एनवायरनमेंट से बहुत सारी नेगेटिविटी लेते हैं, हम लोगों की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेडिटेशन होती है, वो आपके अंदर से नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव आपके ऑरा में से नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल के बाहर फेंक देती हैं, जिससे आप फ्रेश हो जाते हैं। तो आपके पास आजकल आ रहे हैं काफ़ी लोग, स्पेशली सिंस यू आर स्किन स्पेशलिस्ट, यंगस्टर्स काफ़ी आते होंगे स्किन के मसाइल को लेकर, क्योंकि यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा। तो क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रही हैं आप? कोई मेडिकेशन भी चल रही है साथ साथ या? जी, मेडिकेशंस तो देते हैं। एक तो ये कि एक्नी का प्रॉब्लम स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एडोलेसेंस के बाद 80% पॉपुलेशन में एक्नी का प्रॉब्लम है, और उसकी बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है कि हम मेडिकेशन देते हैं, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अब टीनेजर्स में स्ट्रेस का फैक्टर इतना ज़्यादा है अपीयरेंसेस को लेके, कि एक पिंपल भी निकल आता है तो गर्ल्स आर सो डिप्रेस्ड। अच्छा, 2017 में एक तहकीक भी सामने आई थी कि 22 से 24 और 25 तक जो लोग हैं वो डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कील महासे या फिर एक्नी का शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो उनका कोई इलाज है? देखिए, इलाज तो मेडिकेशंस हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो हम ऐसी मेडिकेशंस देते हैं टॉपिकल लगाने के लिए या खाने के लिए, जिससे आपकी स्किन की ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो उससे कील महासे और ये दाग धब्बे कम होते हैं। लेकिन हमने रूट कॉज को तो ट्रीट फिर भी करना है, स्ट्रेस को रिलीफ करना है हमने किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो दाने जो हैं वो दोबारा ना बन सके। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आता है कि वो आपको इलाज करें, ज़ाहिर है पहली दफ़ा तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि इसको डिप्रेशन एंजाइटी है, या फिर कई दफ़ा आ भी जाता होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स जो है ये तो डिप्रेशन का मरीज है, तो फिर आप उसको क्या खुद से ट्रीट करते हैं या फिर कुछ बताते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं? अच्छा, बहुत लेवल्स होते हैं डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के, डिफरेंट लेवल्स हैं। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें सिर्फ काउंसलिंग से, बात करने से काफ़ी हद तक मसले हल हो जाते हैं। स्किन बेहतर हो सकती है? स्किन बेहतर हो सकती है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप बाज़ ऐसा होता है कि टीनेजर्स अपने घर में बात नहीं कर रहे होते, तो अगर वो डॉक्टर की बात या किसी दोस्त की बात, कोई पॉजिटिव बात सुनते हैं अपने मुतल्लिक, या उनको किसी चीज़ की क्लियरेंस दे दी जाए, किसी चीज़ पे वो स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाते हैं। तो बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें, अपने घर में बात करें, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, किसी अच्छे फ्रेंड से बात करें, अपने स्ट्रेस रिलीफ करें। स्ट्रेस रिलीफ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपके ना सिर्फ स्किन के बल्कि इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप ये भी बताइएगा कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से नेल्स भी डैमेज होते हैं? बिल्कुल जी, नेल्स, नेल्स जो है वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। बाल गिरते भी? बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और ये एक सिम्टम्स हैं। सबसे पहले आपके अंदर से आपके इंटरनल सिस्टम्स ख़राब होना शुरू होते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो आपके सबसे पहले इंटरनल सिस्टम्स खराब होते हैं, आपके स्लीप साइकिल खराब होता है, आपको रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया में पेशेंट चला जाता है। सबसे पहले तो मैंने सुना जी स्टमक बड़ा डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, या कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, और कुछ एंग्जाइटी के पेशेंट्स को डायरिया, लूज स्टूल्स का, लूज मोशन का मसला होता है। और आपको पता है कि सारी जो
कब्ज़ है या जो आंतों के जितने मसले हैं वो 100 बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे कि जो बंदा ज़्यादा परेशान रहता है उससे लाजमी कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कॉन्स्टिपेटेड होता है, एग्जैक्टली, इंटरनली, ट्रूली। इसका मतलब है जो भी कोई कॉन्स्टिपेटेड है वो उसका मतलब है उस कॉन्स्टिपेशन रिलेट लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताएं हमारे नाज़रीन घर के में लिए। कुछ, एक मिनट जी, इसके जी। साथ रिलेटेड बात है जी, जी, प्लीज। घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वॉशरूम से निकलते नहीं है, इसका मतलब है वो They are स्ट्रेस stressed. They are internally as well as या शायद externally. कुछ लोग मी टाइम के लिए भी वॉशरूम चले जाते हैं। अजीम बहुत टाइम लगाते होंगे। जी, ये ज्यादा घर के बंदों के काम है वैसे। हाँ, कुछ मैं देखा देखिए, मेल्स में ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस बड़ा, आप कुछ देर के लिए अगर आपको मी Washroom टाइम में चाहिए, बहुत कुछ अच्छा स्पेस idea चाहिए, आता अगर आपने थोड़ी देर Yes, के लिए this is me कंसंट्रेट time. करना है तो एग्जैक्टली मतलब आई डोंट नो इस चीज को कन्फेस करना किस चाहिए कि type नहीं, का मतलब me मोस्ट ऑफ time? द टाइम आई रीड वेरी गुड आर्टिकल। या या, हाँ, ये हमने सुना है कि बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है वो वॉशरूम से आती है। आप सही बात है, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आपकी बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन लेकिन इट्स अगेन मी टाइम। इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व होती जी, है। आप उसके लिए Not कोई साफ for- सुथरी not अच्छी for जगह me. का इंतखाब करें जी, जी। जिसके सामने ग्रीनरी हो, कोई पानी हो, उससे क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। देखिए, ये quick लेकिन ये service जस्ट मी टाइम के लिए आप जाते जी, हैं, मेक श्योर कि आप उसके लिए कोई और अच्छी जगह का इंतखाब करें। Exactly. आप क्रोमा लेकिन ये बात लगवा लें सच- वॉशरूम के दरवाजे पर, कोई ऐसी स्क्रीन लगवा लें ताकि और टाइम वहां से निकले ही ना, बाकी सारे बाहर इंतजार करते अच्छा, रहे ये कि खाली शख्स मेरे बाहर साथ नहीं है, चल दुनिया के बड़े लोगों के साथ। मैं वही कह रही हूँ ना Most कि of the time people हर do घर this के thing. हर घर के मेल में से कोई एक आध तो जरूर होगा जो वॉशरूम में टाइम लगाता है। मेरे अपने घर में ऐसा है। हाँ जी, और वो कैथारसिस के लिए ही जाते हैं, कुछ अपना सोचने के लिए, कुछ नेगेटिविटी दूर करने के लिए। तो कोई ऐसी जगह और जब वो होनी बाहर निकलते हैं बड़े फ्रेश होते हैं, और अगर आप उनसे कह दें कि आप वॉशरूम में इतना टाइम लगा रहे हैं, एकदम उनको मूड ऑफ हो जाता तो है। उनको लगता है कि आप हमारी मी प्लेस छीन रहे हैं। नहीं तो वो फिर नाराज डॉक्टर साहब, मसला ये होता है कि जो मर्द हजरात हैं ना, उन्हें घर के छोटे छोटे काम भी करने पड़ते हैं, तो कई दफा बाथरूम की कई चीजें फिक्स होने वाली हो जाती हैं। आप जैसे छोटी छोटी चीजें, अब मैं तो कर लेता हूँ फिक्स। Very आप nice, very यूट्यूब nice. पे आप क्लिप देखें, बताया कि आप किसी को बाहर से बुलाएंगे, कोई आके वो काम करेगा, ये तो बहुत आप अच्छी खुद बात है। आप चीजें ठीक कर लें, इसलिए भी मर्दों को टाइम लग जाता है अच्छा, washroom। आप जैसे लाइपोसक्शन एक्सपर्ट भी हैं। जी, जी। तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे जो कोई ये करवाना चाहते हैं स्लिम होने के लिए, ट्रिम होने के लिए, तो फिर वो भी डिप्रेशन से गुजर के इतने मोटे होते हैं या कोई और वजह भी होती है? नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं। मोटापे की तो बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना है, एक्सरसाइज ना करना, और आजकल का खाना, मतलब खाते रहना और बैठे रहना। उसके अलावा कुछ जेनेटिक्स का रोल है। कुछ लोग अपनी जीन्स में लेके आते हैं कि उनके वालिदैन मोटे थे, उनके फोर फादर्स मोटे थे, तो मोटापा उनकी जीन्स में ट्रैवल कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक। और फिर तीसरी चीज़ है, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़, शुगर के मर्ज़ के साथ, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी मोटापा लिंक्ड है, या इनकी वजह से ये बीमारी, मोटापे की वजह से ये बीमारियां आती जी, जी, हैं, जी। या इन बीमारियों की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी से मोटापा होता है? एंग्जाइटी से मोटापा, हाँ जी, दोनों रेसिप्रोकल हो सकता है। या तो स्ट्रेस पहले आया और बाद में उससे आपने बिंज ईटिंग की, खाना शुरू कर दिया और आप बिल्कुल लेजीनेस में चले गए, कुछ काम करने का दिल ना किया, क्योंकि डिप्रेशन में आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाती हैं। तो जो नॉर्मल काम आप ज़िंदगी के कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, अब वो नहीं कर सही। पाते, अब बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, उससे मोटापा आता है। स्ट्रेस से मोटापा आता है, और मोटापे से भी स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि मोटापे में जो फैट सेल्स हैं वो आपके हार्मोन्स को बहुत इम्बैलेंस कर देते हैं, और उससे आपके वही कॉर्टिसोल लेवल्स के रेज्ड होने की वजह से आप हर वक्त एक फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में रहते हैं, लड़ाई और उस मोड के लिए तैयार रहते हैं। सही बात तो है। ये रेसिप्रोकल चीज़ है। तो जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करना ही सबसे बेहतर चीज़ है, यानी मोटापा ख़त्म कोई करना। ऐसे 5 पॉइंटर्स बता दें जिससे हम ये कील महासों से हमारी स्किन बेहतर हो सकती है अगर हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एंजाइटी तो मेरे ख्याल से हम सबको होती है, मुझे लगता है हर किसी को एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी से निपटने के लिए साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज ही है, फिजिकल एक्टिविटी। आप 10 मिनट के लिए रन करके देखें, आप देखेंगे कि आपकी टेंशन्स कैसे रिलीज हो जाती जी। हैं और आप कितना अच्छा अपबीट फील करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। दूसरी चीज़ मेडिटेशन है, कोई ना कोई ऐसी मेडिटेशन ज़रूर रखें, नमाज रखें, कोई वजीफ़ा रखें, विर्द रखें, कोई मी टाइम रखें, जैसे जी। अजीम का मी टाइम है तो कोई मी टाइम ज़रूर होना चाहिए आपका, 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, जिसमें रीडिंग बहुत बेस्ट मी टाइम है वैसे। जो लोग रीडिंग नहीं करते, दे शुड रीड। रीडिंग। अच्छा, कुछ लोगों के पास अच्छी कंपनी नहीं है, जैसे, तो बुक्स आर वेरी गुड कंपनी। आप Exactly. अच्छी बुक्स पढ़ें, आपके बहुत सारे थॉट प्रोसेस उससे ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दुरुस्त। ये चीज़। और तीसरी चीज़ है कि आपने हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेटेड, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा।
इससे ना सिर्फ आपके अच्छा, कुछ लोग पानी के अंदर खीरे डाल के, पुदीना डाल के, टमाटर डाल के और पता नहीं क्या क्या डाल के पीते हैं, वो सही है? सही है पिए, उससे वो Detox डिटॉक्स वाटर है। तो डिटॉक्स आप उसमें इसबगोल भी डाल सकते हैं, आप उसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। अच्छा। आप उसमें कुछ भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं जो हेल्दी है, जो फाइबर की फॉर्म में है। तो कितनी देर तक पी सकते हैं उस पानी को? 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फिर वो रॉटन होना शुरू हो जाती हैं वेजिटेबल्स, और इस तरह से 12 आवर्स के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें और उसके बाद फिर फ्रेश वाटर बनाएं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, कंजा साहिबा, आपने टाइम दिया और इतने खूबसूरत मशवरे आपने दिए। बात करेंगे क्रिकेट की। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया है। तराने का उन्वान है जी आउट ऑफ द वर्ल्ड रखा गया है और इसे ग्रैमी अवार्ड विनर गुलकार शॉन पॉल और केस ने गाया है। तराने में क्रिस गेल, शिव नारायण चंद्रपॉल, यूसैन बोल्ट समेत मुतादिद एथलीट्स को दिखाया गया है। बड़ा ही जबरदस्त नेशनल एंथम जी, ऑफिशियल एंथम बल्कि इसे कहेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने तैयार किया है। तो जी वर्ल्ड कप के पहले ही इम्तिहान भी शुरू हो गया हमारी टीम के लिए, क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए कौमी टीम के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस साहब मौजूद हैं। अवैस, वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज की हम बात करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान अली आगा की वापसी हुई है। बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? स्क्वाड से मुतमईन? देखिए, हमारी टीम तो है, हमने बैकअप करना है इसको, लेकिन कुछ अभी भी स्टिल मुझे फीलिंग है कि वर्ल्ड कप से पहले भी आपका स्क्वाड तब्दील होगा। अच्छा। कल से आपको पता है एक बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है स्क्वाड को लेके, खास करके हसन अली की इंक्लूजन को लेके कि हसन अली की परफॉर्मेंस आज सच कोई, और आपने, मुझे नहीं पता कि जब भी वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप से पहले आपने हमेशा देखा होगा कि दो प्लेयर्स हैं ऐसे, मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। हसन अली, फहीम अशरफ अचानक आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर नजर आते हैं। जो नए प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देते हो, मुझे समझ से बालातर है। सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं बैटिंग ऑर्डर के अंदर आपके आना चाहूँ तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, आपको पता है बात बार बार हो रही थी कि मोहम्मद हारिस को शायद इंक्लूड किया जाए। जो आप इंटेंट की बार बार बात करते हैं T20 के अंदर, उनका अगर जो प्लेयर्स जिन्होंने 1000 के करीब रन अपना स्कोर किए, उसके अंदर मोहम्मद हारिस की अगर बात करूँ तो मोहम्मद हारिस इस वक्त 34वें नंबर पर मौजूद है पाकिस्तानी टॉप बैटिंग लाइनअप पे, कह रहा हूँ 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरे नंबर पर फिर अगर हम अगर 35वें पे आ जाए, फिर आजम खान मौजूद हैं। एक बंदा जिसका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा है और आप फिर भी उसको स्क्वाड से ड्रॉप करते हो, तो जो एक पैगाम आप दे रहे हो आने वाले कि जी आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्राइक रेट T20 को मैच करना चाहिए, तो उनको आप क्या पैगाम दे रहे हो कि इसको ड्रॉप करके? दूसरा, अगर आप बॉलिंग यूनिट के ऊपर आ जाएं, सबसे बड़ी इस वक्त मुझे पता है कि आपने यूएस में खेलना है, यूएस के अंदर आपकी कंडीशंस डिफरेंट है, वहां पर थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक आपको मिलेगा, जो अब तक की खबरें वहां पर आ रही हैं, ड्रॉप इन विकेट्स हैं, लेकिन आपको वहां पर ऐसे भी प्लेयर्स चाहिए जो इंटेंट रखते हो, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग के अंदर परफॉर्म करके दें। तो वैसे क्या लग रहा है अब तक आपको इस सारे स्क्वाड के बाद, क्या मैरिट को फिर से इग्नोर किया गया? देखिए, साफ सी बात है, मैंने कहा ना कि आपको आमिर जमाल आपका टॉप का परफॉर्मर है, मुझे नहीं पता उसको स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया गया। चले, आमिर जमाल पे लोग क्वेश्चन करेंगे कि जी वो 9-10 रन पर ओवर देते हुए T20 में आपको बैटिंग के अंदर एक क्वेश्चन मिल जाता है, उसने वो पहले भी परफॉर्म करके आपने उस कंडीशंस में उस लड़के को परफॉर्म करते हुए देखा है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े से बड़ा आपका जो बुर्ज है वो उलट गया था, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं होती। उसके बाद अगर आप आए टॉप परफॉर्मर पाकिस्तान सुपर लीग का, आपने वहाब रियाज साहब ने कहा कि मैं डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को हम परफॉर्मेंस जॉनसन की बेस पे हम चांस दे रहे हैं। उसामा मीर किधर गया? उसामा मीर आपका टॉप परफॉर्मर था PSL के अंदर, विकेट्स भी लास्ट मैच के अंदर उसने आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया। तो ये जो चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही हैं, मैंने कहा ना कि वर्ल्ड कप से पहले भी आपका स्क्वाड चेंज होगा, जो सूरत हाल इस वक्त लग रही है। तो अभी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम से मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आमिर की अगर बात करूं, एक अच्छा आपको हंटिंग इन पेयर फास्ट बॉलिंग लाइनअप आपको नजर आती है। शाहीन शाह अफरीदी विद मोहम्मद आमिर, एक साइड से आपका इकोनॉमी रेट बड़ा जबरदस्त मेंटेन होता रहता है, दूसरी साइड पे आपको बात करें तो आपको ब्रेक थ्रूज मिलते रहते हैं। इमाद वसीम, आपको पता है PSL में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, पिछले मैच के अंदर अगर बात करें बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट लेके गया, तो एक्सपीरियंस तो वो कैरी करते हैं। और उन पिचेस की अगर बात करूं, कैरिबियन की, वेस्ट इंडीज में भी हमने वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पर इनको ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है और जिस तरीके से वो कैरी ऑन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर जो मिडिल ऑर्डर है, वो आपका इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट में है कि वो कौन मिडिल ऑर्डर को संभालेगा, क्योंकि आपको वहां पर वो बैट्समैन चाहिए जो कि ज्यादा फायर पावर, ज्यादा आपके एवरेज से स्कोर कर सकें, जहां पर हम लैक करते हैं। अच्छा, ये जो अभी खास तौर पर आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज आ रही है, इस हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो प्लेइंग 11 इन सीरीज में परफॉर्म करे तो वर्ल्ड कप के लिए वही फाइनल हो जानी चाहिए, या अभी भी टाइम है कि हम चांसेस दे के देख सकते हैं, रोटेट करके प्लेयर्स को कौन कहाँ पे अच्छा खेल सकता है?
देखिए कट ऑफ डेट तो आपकी इनिशियल स्क्वाड की थी 1 मई को, जो आपने सबमिट नहीं करवाई आईसीसी को, और उसके बाद आप चेंजेस भी स्क्वाड के अंदर कर सकते हो। तो कल खबरें यही आ रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त आयरलैंड और खास करके इंग्लैंड सीरीज के ऊपर देख रहा है कि जो लड़के परफॉर्म करेंगे वही वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए कैरी ऑन होंगे। इसलिए मैंने कहा ना कुछ चेंजेस लिटरली मुझे भी लगता है कि हों इस स्क्वाड के अंदर, लेकिन जो आपकी प्लेइंग 11 बेस्ट प्लेइंग 11 है वो आपको उतारनी पड़ेगी। खास करके अगर इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड सीरीज में आपको पता है इंग्लैंड ने बाकायदा ये बात उन्होंने अपने जो क्रिकेटर्स आईपीएल से बुला लिए हैं वापस, उन्होंने कहा कि हम फुल जो सा स्क्वाड हम खिलाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको वो सीरीज देनी पड़ेगी सीरियस होकर। अच्छा वैस, ये हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले 3 प्लेयर्स जो हैं वो टीम से बाहर होंगे, तो कौन से 3 प्लेयर्स टीम से बाहर होने जा रहे हैं? देखें वर्ल्ड कप से पहले आपको पता है कि अगर मैं हसन अली की, जैसे मैंने आपसे बात की कि हसन अली पे इस वक्त बहुत से ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स, अल्लाह करे शायद वो कहते हैं अच्छा हसन अली परफॉर्म कर सकेंगे, और हसन अली किन मेरिट्स पर आए हैं, कोई खबर है आप तक? देखिए मैंने कहा ना मेरिट मुझे खुद समझ में नहीं आ रही उनकी, कि उनकी परफॉर्मेंस आज सच कुछ अच्छी नहीं थी। ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज है, लेकिन अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यार आपको कुछ ना बड़ी टीम से सीखना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ को ड्रॉप किया, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं थी फॉर्म। अगर आप साउथ अफ्रीका को उठा के देख लो, उन्होंने उनको ड्रॉप किया, अपना वेंडुसन को ड्रॉप किया, वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर है, वो फॉर्म में नहीं था, उसको ड्रॉप करके एक और लड़के को वो वहां पर लेके आए क्योंकि वो इस वक्त फॉर्म में था। आप करंट फॉर्म को देखते हो, आपने वर्ल्ड कप जीतना है यहाँ पर। अब हसन अली अल्लाह करे कि अच्छा परफॉर्म करे, आपको डिफरेंट कलर में नजर आए, लेकिन मैं स्टिल फील करता हूँ कि आमिर जमाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपका वर्ल्ड कप में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने एक के अंदर भी वो फायर पावर आपको लेके आता है, बॉलिंग यूनिट के अंदर आपको नजर आता है, एक फाइटर आपको नजर आता है, वो जो लिंक है वो आपको मिसिंग जरूर। प्लेइंग 11 की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको 7 कैरी करने की बात कर रहा हूँ। प्लेइंग 11 आपको बड़ी तगड़ी आपको नजर आ रही है, सिर्फ आपको बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो एडजस्टमेंट है, बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, वो आपको करने की जरूरत है पाकिस्तानी प्लेयर्स। ठीक है जी, कुछ एडजस्टमेंट की अभी भी ज़रूरत है और कुछ होंगी भी आपके मुताबिक। सईद मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त के जो सिलेक्शन है उससे मुताल्लिक अपना तजिया पेश किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे इंतहाई अहम टॉपिक की जानिब, जो है कुरानिक स्टडीज़ और कुरान और साइंस के इल्म के हवाले से। तो आज हम कुरान और ज्योग्राफी पर बात करने जा रहे हैं। ज्योग्राफिया एक हमाजहत नज़्म व ज़ब्त है जो ज़मीन और इसकी इंसानी फितरत को, पेचीदगियों को बताता है, समझने की कोशिश करता है। तो चीज़ें किस तरह से बनती हैं, बदलती हैं, कुरान मजीद में ज्योग्राफी का जिक्र कैसे है, किस तरह से है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। जी थैंक यू। अब्दुल सलाम साहब कैसे हैं सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सलाम साहब तो सर बिस्मिल्लाह करें, कुरान में कैसे जिक्र है ज्योग्राफी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो देखिए मैं एक ना कॉन्सेप्ट, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है ना वो पहले क्लियर कर ले इस मौजू की तरफ बढ़ने से, साइंस की तरफ बढ़ने से पहले जी। कि ये बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि जी लोग जो हैं ये आजकल कुरान को साइंस की किताब बना के पेश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस पर बड़ा तनकीदी लिटरेचर भी आ रहा है। देखें साइंस जो है ये एक इल्म है और एक वेरिएबल फिनोमेना है। आज से 50 साल पहले की साइंस थी कुछ और थी, आज की साइंस कुछ और है, 100 साल के बाद की साइंस शायद कुछ और होगी। ये हमाजहती एक तब्दील होने वाला इल्म है साइंस, जो एवोल्यूशन हो रही है इसमें। मसलन इसलिए कि ये इंसान का बनाया हुआ है ना, इंसान कभी भी अल्टीमेट पे नहीं पहुंचा अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुरान है ना जी, ये अल्टीमेट ट्रूथ का नाम है। सही। और कुरान का जो इल्म है उसमें जो साइंटिफिक क्लूज हैं वो सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि तुम इनको एक्सप्लोर करके अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर करो, सही, और साथ साथ तुम्हारा अल्लाह के ऊपर ईमान बढ़े। सुभान अल्लाह। ठीक है, और कुरान और साइंस को पढ़ते वक्त हमेशा ये मेरे अपने नाजरीन से भी गुजारिश है कि कुरान की ओपिनियन जो है वो सुपीरियर रहेगी। बेशक बेशक, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट ट्रूथ है। इसलिए मैं इसको मैनुअल ऑफ द यूनिवर्स कहता हूँ कि मैनुअल ऑफ द यूनिवर्स वो होता है जिसको आप यूज़ करके, मैनुअल वो होता है कि जिस किसी भी चीज़ का कि उसके ज़रिए आप उस चीज़ को बेहतर यूज़ कर सकें। बिल्कुल। आपकी गाड़ी क्या है उसका मैनुअल है, आपकी घड़ी है उसका मैनुअल है। आपको जहाँ कहीं पता चलता है कि इस बटन का क्या काम है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, तो आप उस मैनुअल को स्टडी करते हैं। तो कुरान मैनुअल ऑफ यूनिवर्स इसलिए है कि आप इस यूनिवर्स को बेहतर तरीके से यूज़ करके देखें। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ने हमें जो सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई, वो रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि हमारी दुनिया भी बेहतर कर, हमारी आखिरत भी बेहतर कर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं।
तो दुनिया की बेहतरी के लिए साइंटिफिक अलूम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इंसान को ये इसीलिए कुरान पाक में इनके क्लूज दिए गए, इनकी अहमियत को बयान किया गया ताकि तुम अपनी दुनिया को बेहतर कर सको। हमारे साथ ये हुआ कि हमने इनको छोड़ दिया, एक किनारे पे बैठ गए और दूसरे लोगों ने, अब अल्लाह ताला ने, देखें हमें, बात इससे शुरू करता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को 5 दिए हैं, हवासे खमसा जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है ना हमारा, जो हर ह्यूमन बीइंग में कॉमन है, वो 5 हैं। देखने की सलीयत, सुनने की सलीयत, बोलने की, खाने, चखने की, और ये सुनने की 5, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह ने एक बात की है कुरान पाक में कि वाला कद करम ना बनी आदम, उसमें अल्लाह ने कहा मैंने बनी आदम पर करम किया है, ठीक है। अब इन्होंने तर्जमा जो हमारे बड़े सगीर का ट्रांसलेशन है ना, उसमें उन्होंने कर दिया जी बनी आदम को बुजुर्गी अता। हर वर्ड की एक साइकोलॉजी होती है, हर लैंग्वेज की एक साइकोलॉजी। बच्चा जब पढ़ता है कि बनी आदम को बुजुर्गी अता की है, वो पता नहीं वो बुजुर्ग का ज़हन जो पिक्चर आपके माइंड में बनती है जी, वो बुजुर्ग बंदा होगा, सफेद दाढ़ी वाला, वो बैठा होगा। नहीं, अल्लाह कहता है मैंने बनी आदम पर करम किया। व्हाट इज़ करम? ठीक है, करम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छठी सलाहियत है, सिंक सेंस इन 5 के अलावा जो अल्लाह ने अता की है। और अल्लाह इसमें ये नहीं कह रहा मैंने मुसलमानों को अता की है, मैंने मोमिनीन को अता की है, या मैंने यूदों ने सारा। अल्लाह कहता है मैंने बनी आदम को अता की है। उसको साइंस ने इंट्यूशन कहा है। सही, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने कहा मैंने सारे इंसानों में पैदा की है। सही। अब वो सारी, फिर अगली आयत, एक और आयत है सूरह बकरा की 269, उसमें अल्लाह ने कहा कि मैं जिसे चाहता हूं उसे हिकमत अता करता हूं, और मैं जिसे हिकमत अता करता हूं उसे खैर कसीर अता करता हूं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह से सब नसीहत या सबक हासिल करने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो आला अकल वाले हैं, जिनका हाई इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। सही। हाई आईक्यू वाले लोग जो है वही इस बात को समझते हैं। लो आईक्यू वाले अल्लाह ने कहा नहीं समझ सकते इस बात को। डॉक्टर साहब एक सवाल सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपकी इस बात पे ये सवाल फिर वो रह जाएगा बीच में। अब हाई क्यू वाले सिर्फ समझ सकते हैं, लो आईक्यू वाले नहीं समझ सकते, तो सर लो आईक्यू वालों का क्या कसूर, फिर वो कैसे समझ? नहीं, लो आईक्यू, देखिए लो आईक्यू है क्या कि वो इंसान जो अपने आईक्यू को यूज नहीं करता वो लो आईक्यू वाला होता है। ठीक है, सही। मतलब सलाहियत अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक जैसी रखी है। एक जैसी, ये इंसान का अपना फॉल्ट है, वो खुद यूज उसको मिलने वाले माहौल का फॉल्ट है। ठीक है, एक इंसान जो एक बच्चा पैदा हुआ, वो जानवरों के बाड़े में पैदा हुआ, वहाँ जानवरों में उसने जिंदगी गुजार दी, तो वो फिर उसका आईक्यू उसी तरह का होना है ना। बिल्कुल। जो ये उसके वालिदैन का कसूर है, उसके माहौल का कसूर है, उसका अपना कसूर है जिससे वो लो आईक्यू में रह गया जी। लेकिन जिन लोगों ने सोचा, समझा, फिक्र किया, तफक्कर किया, वो हाई आईक्यू में चले गए। और अल्लाह कहता है कि मैंने हिकमत अता कर। हिकमत क्या चीज़ है? उस जो करम है, वाला कद करम ना बनी, करम जो अल्लाह ने इंट्यूशन की जो छठी सिफ्त दी बनी आदम को, उससे जो नतीजा खस करता है ना, वो हिकमत है। सही कुव्वत फैसला जो है ना, ये अब वो सारी मैं साइंस की बुनियाद रख रहा हूँ। सही, ठीक है। तो वो सही कुव्वत फैसला जो है एक्चुअल वो हिकमत है। और कि अल्लाह आगे बड़ी खूबसूरत बात करता है कि मैं जिसे हिकमत देता हूँ ना उसे खैर कसीर देता हूँ। यानी कोई ऐसा बंदा जिसको अल्लाह हिकमत अता करता है वो ह्यूमैनिटी के लिए वेलफेयर बन जाता है। बेशक हर साइंसी इजाद करम और हिकमत में आती है। ऐसे वाह वाह, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए एक वेलफेयर इसको कहते हैं खैरन कसीरा। बिल्कुल, कुरान ने लफ्ज यूज किया खैरन कसीरा, कसरत की खैर। क्या बात। मसलन जिसने पेनिसिलिन दरियाफ्त की मर गया पता नहीं बेचारा कब का, लेकिन कितने लोगों को लेकिन कितने मिलियंस लोगों की जान उसने बचाई। जिसने इंसुलिन का ये तरीका दरियाफ्त किया पता नहीं वो कौन था, मर गया बेचारा, लेकिन आज तमाम इंसान उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। इसको कहते हैं खैर कसीर। ये साइंटिफिक क्लूज अल्लाह ने इसलिए साइंस के ऊपर जोर दिया कि तुम पढ़ो, तुम इसको समझो, ये कायनात मैंने बनाई है, इसमें डिफरेंट किस्म के फिनोमेनाज रखे हैं। इन सारे फिनोमेनाज को जब तुम स्टडी करोगे तो मैंने तुम्हें एक ऐसी सलाहियत रखी है जो इंट्यूशन है, वो तुम्हें कुछ कंक्लूजन देगी। बस सेब गिरता हुआ इंसान सदियों से देख रहे थे, ऐसा ही। वो इंट्यूशन तो न्यूटन के माइंड में आई कि यार ये नीचे की क्यों, ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों गिरा है। तो ये आप समझते नहीं कि ये क्या हो रहा है।
ये वही वाला कद करम न बनी लेकिन अब्दुल सलाम साहब, अब यही जो सलाहियत है जिसे इंसान खैर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यही फिर शर के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल करेगा। और वो क्योंकि शर और खैर की कुव्वतें तो जिंदा रहनी है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने ब्रेन में 2 वेव चला दी हैं आप, मैंने तुम पे ऊपर इल्हाम किया है, तकवा भी और फजूर भी, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि आप जो मर्जी की जिस तरफ मर्जी चल पड़े, अब खैर की तरफ जाएं या शर की तरफ। लेकिन वो जो अल्लाह जिसको अता करता है ना जी, सुभान अल्लाह, वो खैरन कसीरा, और उसमें अल्लाह ने कोई चॉइस नहीं रखी कि मैं मुसलमानों को दूंगा। अच्छा, वो कहता है मैं जिसे चाहूं दूं। आयत का तर्जुमा ये है कि मैं जिसे चाहूं हिकमत अता करूं, और जो जिद्दोजहद करे, जो करेगा, जो उसकी राहों के ऊपर आके सोचेगा, जो उसने मॉडल दिया है कायनात का, यूनिवर्स का कुरान पाक में, जो उस मॉडल के ऊपर आके सोचेगा। अल्लाह बार बार कहता है कि दरख्तों पे गौर करो, किस तरह तुम एक बीज फेंकते हो जमीन में, वो फटता है और एक 70-80 फुट दरख्त बन जाता है। जरा गौर तो करो इसके ऊपर। वो कहता है तुम एक जानवर पे गौर करो यार, तुम उसे घास फूस खिलाते हो और उसकी एक वेन जो है उसमें से दूध निकलता है, दूसरी वेन से खून निकलता है। खिलाते तो घास फूस ही हो ना, बिल्कुल। अब बनाओ घास फूस से खून और दूध भी, यहाँ बैठ के लगाओ कोई फैक्ट्री, सही बात है, ठीक है। तो वो कहते हैं इस पे जब आप इस पे गौर करेंगे ना तो वो साइंस बन जाएगी। क्या बात है, बस ये कोई मुतहारब बात नहीं है, ये मैं क्रिटिसिज्म करने वालों को बता रहा हूँ कि अल्लाह कितनी दफ़ा कुरान में बार बार कहता है कि फ़िक्र करो, गौर करो, फ़िक्र करो, देखो मेरी तख्लीक के ऊपर। तो वो जब आप देखेंगे तो अल्टीमेटली वो साइंस बन जाएगी ना। आप एक गाय का मुशाहिदा करेंगे, उसको ज़ब्त तहरीर में लेके आएंगे तो वो ज़ुआलॉजी का इल्म बन जाएगा। बिल्कुल। आप एक दरख्त का मुशाहिदा करेंगे, मुआयना करेंगे, उसमें जो जो कुछ आप देखेंगे उसको ज़ब्त तहरीर में लेके आएंगे तो वो अब्दुल सलाम साहब बॉटनी बन जाएगी। बार बार ये कहा गया है ना, तहकीक करो, तहकीक करो जी, इसीलिए कहा गया ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक साइंसदान था, उसके पास उसका एक शागिर्द आया तो उसने कहा मैंने आपसे इल्म सीखना है। अच्छा, ठीक है, ये मैंने किसी ब्रिटिश की बुक में पढ़ा था, मुझे बुक का नाम भूल गया। तो उसने ना उसको प्लेट में ना रख के एक मछली दे दी। सही। उसने कहा इसको देखो। वो 5-7 मिनट में वापस आ गया। उसने कहा मैंने देख लिया। उसने कहा क्या देखा बताओ। उसने कहा जनाब ये 3 इंच इसका साइज है, ये कलर है, ये। उसने तुमने कुछ भी नहीं देखा, जाओ फिर देखो। वो 3 दिन बार बार आता रहा। तीसरे दिन जब वो आया तो वो 70-80 सफ़े लिख चुका था उसके ऊपर। अल्लाह, इतनी खसूसियात उसने नोटिस की। ये बार बार देखने का ये अमल है, बार बार मुशाहिदात, अल्लाह यही कहता है कुरान में कि बार बार देखो यार, बार बार देखो। हर बार एक नया एंगल सामने आता है, नया एंगल। ये बात दुरुस्त है। ये अल्लाह की तख्लीक का ऐसा मौज है। क्या बात। अब ज्योग्राफी क्या है? देखिए ज्योग्राफी जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक नॉलेज है। मैंने इसलिए यहाँ से ये चैप्टर शुरू किया है। सही। ज्योग्राफी कोई ये नहीं है कि ज़मीन क्या है, जो आप पहनते हैं ये भी ज्योग्राफी में आता है। अच्छा। जो हाँ, ये इसको ह्यूमन ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेज हैं। सही। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। सही। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये आ गया कि ज़मीन कैसे बनी, पहाड़ कैसे बने, आसमान कैसे बने, पानी कैसे बरसता है, लाइक वाइज दैट। और ह्यूमन ज्योग्राफी में आ गया कि आपका कल्चर क्या है, नाम्स क्या हैं, ड्रेसिंग कोड्स क्या हैं, आप मेटिंग कैसे करते हैं, शादी कैसे करते हैं, डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट दुनिया में मुख्तलिफ पैटर्न है ना इसके। सही। तो वो सारे का सारा इल्म जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। ठीक। तो इंसान सबसे पहले जिस साइंस की तरफ मुतवज्जो हुआ ना, वो ज्योग्राफी थी। और ज्योग्राफी की क्यों मुतवज्जो हुआ कि उसकी जो सबसिस्टेंस थी ना, उसकी जो सर्वाइवल थी, वो 2 चीज़ों से मुंसलिक थी, एक ज़मीन से, एक आसमान से। सही। ज़मीन से वो उगा रहा था, ठीक है, सही, और आसमान से उसको पानी बरस रहा था और सूरज की रोशनी आ रही। ठीक। उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की सर्वाइवल जो थी वो मुंसलिक थी ज्योग्राफी के साथ। बिल्कुल। ज़मीन और आसमान। तो सबसे पहले उसने इसी के ऊपर स्टडी शुरू की। और ज़मीन में भी सबसे पहले जो उसको हैरानकुन चीज़ मिली वो पहाड़ थे। ठीक है ना, अनयूजुअल पैटर्न। सोचा गया कि ये क्या है, बुलंदोबाला क्या है। अब पहाड़ों के ऊपर जो साइंस ने नॉलेज दिया वो बहुत बाद में जाके कन्फर्मेटिव नॉलेज हमारे पास आया। सिर्फ अब टाइम शॉर्ट हो रहा है, मैं आपको 3 आयात बता देता हूँ, सिर्फ आगे फिर हम बात अगले करेंगे इंशाल्लाह। कि सूरह नबा में आयत नंबर 6 और 7 है, सूरह नाजियात में आयत नंबर 72 है मेरा ख्याल, और फिर 31 है, और सूरह अंबिया में भी आयत नंबर 30 या 32 है, जिसमें अल्लाह ताला ने पहाड़ को बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन दी कि मैंने इनको क्यों बनाया। और साइंस सदियों की मसाफत के बाद वहाँ पहुँची। अल्लाह ने कहा मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए गोद की शक्ल, महद,
फैला दिया, एक गोद जिस तरह माँ की गोद होती है ना, वो पालती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, मैंने ज़मीन को वो दी और पहाड़ को मैंने गाड़ दिया। ओताद का लफ्ज़ यूज़ किया, मेखों की तरह। अच्छा, ठीक है, ये कुरान ने यूज़ किया। और इंसान ने आके कहीं 19वीं सदी में ये दरियाफ्त किया कि ज़मीन की जो क्रस्ट है ये 40 किलोमीटर है आम ज़मीन के ऊपर, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नीचे है समुंदर के, और पहाड़ जो है वो 80-80 किलोमीटर नीचे गए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये क्यों गए हुए हैं? फिर अल्लाह ने इसको अगली आयत में बयान किया कि मैंने ये इसलिए किए हैं कि ज़मीन कहीं हिल ना जाए। अल्लाह अकबर। ये कुरान ने कहा, पहाड़ों से बैलेंस हुई हुई है। पहाड़ों को मैंने मेखों की तरह गाड़ दिया ताकि ज़मीन तुम्हें, और फिर एक जगह कहा कहीं लेके तुम्हें दौड़ ना जाए, अच्छा, यानी उल्ट ना जाए। ठीक है, सुभान वो पहाड़ों को और इंसान ने बिल्कुल यही फिनोमेना दरियाफ्त किया कि पेग्स की तरह जो है वो पहाड़ जो है वो और ज़मीन का बैलेंस कायम किए हुए हैं, वरना तो 70% पानी है। एग्जैक्टली। तो वो इतना ज़्यादा हुजम पानी का हो जाए कि ज़मीन एकदम से ऐसे उल्ट जाए अगर पहाड़ ना हो। और आप इसका पैटर्न स्टडी करें कि ज़मीन की एक साइड पे पहाड़ है, एक साइड पे समुंदर है। जी 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 जी, सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी, यानी उसको ऐसे बैलेंस, और इसी को अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि मैंने इसको बैलेंस किया, बैलेंस करने के लिए, मजबूती से पकड़ा रखने के लिए, जुड़ा रहने के लिए मैंने ये पहाड़ बना दिए। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि तुम समझते हो कि ये पहाड़ खड़े हैं, ये तो सरमई बादलों की तरह उड़ रहे हैं। ये अब्दुल सलाम साहब बड़े खूबसूरत आपने बात की और दुरुस्त निशानदेही की कि यकीनन अकल वालों के लिए निशानियां रब ने हर अपनी चीज में रखी अब इस पे हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि पहाड़ कैसे उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और क्या आज की साइंस इसको मानती है? कुरान ने 1400 साल पहले कहा कि पहाड़ उड़ रहे हैं, तुम समझते हो कि ये खड़े हैं? सुभान अल्लाह। ये तो उड़ रहे हैं और ऐसे लगते हैं जैसे सुरमई बादल उड़े हैं। खूबसूरत बात की आपने, इंशाल्लाह इस पर डिटेल बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सलाम साहब। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।